भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। यह बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। यह सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 19 ये 46 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। यह कानून अभी बदला गया है। इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। लेकिन यह भी नए बोतल में पुरानी शराब जैसा है। इसमें भी वैसी कठोर सजा नहीं है जैसा सिंगापुर में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है। वैसा इसमें भी खतरनाक नहीं है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे, लोहा लोहे को काटता है। लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। सबसे पहले इस नई भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। इसमें 4-5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इमिग्रेशन, कि अगर आप भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंट्स। और इसमें झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में अराजकता रहेगी और कोई भी अपराध कम नहीं होगा। और भारत दिन बाई दिन, डे बाई डे असुरक्षित होता चला जाएगा और एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा, जैसे हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, कश्मीर निकल गया, बंगाल भी निकलने वाला है। समाधान यही है, सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होए न प्रीत। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप किसी एक महिला को पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और टेस्ट करके उससे पूछिए कि तूने निकाह क्यों किया था। दूसरा उससे सवाल पूछिए, निकाह करने के बाद तुम यहीं भारत में क्यों रुक गई। फिर उससे यह भी पूछिए, तुम्हारे कुल कितने बच्चे हैं। और फिर उससे यह भी पूछिए, तुम्हें भारत में रहने के लिए किसने किसने मदद की, कौन तुम्हें पैसा देता है, कहां से पैसा आता है, तुम्हारे बच्चों के सर्टिफिकेट कैसे बने, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना, तुम्हारा आधार कैसे बना, तुम्हारा पासपोर्ट कैसे बना, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बना। ये सारी बात पूछ लीजिए। तो जानते, एक एक महिला के कम से कम 10-10 मददगार निकलेंगे। वो 10 लोग मदद क्यों कर रहे? क्योंकि भारत में न तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है, न बनवाना गंभीर अपराध है। तो महिला ने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए क्योंकि वो सीरियस क्राइम नहीं है। और आधार बनाने वाले ने आधार बना दिया, नगर निगम वाले ने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, तहसील वाले ने राशन कार्ड बना दिया, हर जगह के आरटी ऑफिस के दलाल ने उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिए। सारे डॉक्यूमेंट बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है।
ये जो भारत में रह रही हैं, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उससे निपटने के लिए हमारे पास एनएसए है, लेकिन कहीं की पुलिस एनएसए नहीं लगाती, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से रहना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज है, भारत में अवैध रूप से रहना अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना या भारत में अवैध रूप से रहना या घुसपैठियों की मदद करना या अवैध रूप से रहने वालों की मदद करना या उनको डॉक्यूमेंट बना के देना, न ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, न ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो न तो पुलिस एनएसए लगाती है, न तो पुलिस यूएपीए लगाती है। हमारे पास हर राज्य के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। ये 5 लाख महिलाएं जो यहां रह रही हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा इनका पूरा नेक्सस है, पूरा संगठन है, इनको पूरी फंडिंग आ रही है, इनको पूरा यहां मोटिवेट किया जा रहा है। अदरवाइज भारत में कोई भी शादी करने के बाद अपने मायके में थोड़ी रहता है। ये तो परंपरा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, शादी हुई कि बेटी गई अपने ससुराल। सवाल यह है कि ये शादी कर रही थी पाकिस्तान में, तो भारत में रह क्यों रही थी? क्या था इनका मोटिव? क्यों इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया और भारत की नागरिकता पकड़ के बैठी रही? ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र का पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी के पास गुंडा एक्ट है, सबके पास अपना अपना कानून है। लेकिन पुलिस लगाती नहीं है, क्योंकि कानून में लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से रहना ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इवन जो ये नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर। मैं कह रहा हूं, घुसपैठ करना, अवैध रूप से रहना, ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। लेकिन पुलिस नहीं लगा रही है, क्योंकि हमने वेजिंग वॉर में डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या वेजिंग वॉर है। ऑर्गेनाइज क्राइम में डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी में हमने डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो जहां मन करता है पुलिस लगाती, जहां मन करता नहीं लगाती। और पुलिस इसलिए अपने उस पर चल रही है क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। अब इस 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थी, अब सत्ता के गुलाम है। भाई, पुलिस के लोग भी तो आदमी होते हैं ना, जो थानेदार, हवलदार या कलेक्टर, कप्तान या जो लोग भी हैं, अधिकारी, कमिश्नर हैं, वो भी तो इंसान है। उनको नौकरी करनी है, उनको अपने बच्चे पालना है। अगर वो सत्ता से झगड़ा कर लेंगे तो उनको तो रोज पर डे उनका ट्रांसफर करते रहेंगे, क्योंकि ट्रांसफर करने में कोई नियम कानून तो है नहीं, जब मन किया तब ट्रांसफर कर दिया। तो अगर हम भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, ऐसी चीजों से रुकना चाहते हैं, तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, कितनी भारत में अवैध गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अवैध गतिविधियां करने वाले और उनके मददगारों के आज तक किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। आप बताइए, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी घुसपैठिए की मदद करने वाले की नागरिकता गई, किसी धर्मांतरण कराने वाले की मदद की नागरिकता गई, किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई, किसी मानव तस्करी करने वाले की किसी की नागरिकता गई नहीं। क्यों? ये कानून सड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसको बदलना पड़ेगा, एक नया कानून बनाना पड़ेगा। नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए फिर से एक नई टर्म्स कंडीशन बनाना पड़ेगा। ये जितने अवैध काम हो रहे हैं, जो महिलाएं यहां रह रही हैं, पक्का इनको फंडिंग आ रही होगी। और फंडिंग का सबसे बड़ा पैटर्न क्या है? नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है उससे फंडिंग होती है, और जो ड्रग का कारोबार चलता है उससे फंडिंग आती है। ये क्यों चल रहा है? ये 1940 का बना हुआ ड्रग एक्ट महा सड़ा हुआ है, महा घटिया, इसलिए नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। ये एनडीपीएस एक्ट भी महा सड़ा हुआ है, महा घटिया, इसलिए ड्रग स्मगलिंग भी चल रही है। दुनिया के कई देशों में नकली दवा का कारोबार करना और ड्रग स्मगलिंग करना, इसमें फांसी होती है। सिंगापुर में तो कई लोगों को फांसी दे दिया, फांसी दी जाती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, नागरिकता खत्म की जाती है। हमारे यहां ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। ये कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए कानून बनाया था। जानते हैं क्यों बनाया था? भारत में अवैध कार्य करने वालों को फंडिंग कराने के लिए। नक्सलियों को, माओवादियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, सबको फंडिंग चलती रहे। जो देश विरोधी लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, यूट्यूबर हैं, जो देश विरोधी काम करने वाले, सबको फंडिंग चलती रहे, उनके एनजीओज को फंडिंग होती रहे, उसके लिए एफसीआरए कानून बना था। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो अवैध काम नहीं बंद होगा। क्योंकि कोई भी काम जो भारत में लोग रहते हैं, वो निस्वार्थ भाव से नहीं करते, पैसे के लिए करते हैं। वो पैसे के लिए जासूसों की मदद करते हैं, पैसों के लिए गद्दारों की मदद करते हैं, पैसे के लिए घुसपैठियों की मदद करते हैं, पैसे के लिए मिशनरियों की मदद करते हैं। तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक ये देश विरोधी काम नहीं बंद होंगे।
जब तक काला धन पैदा हो रहा है ना, तब तक काला कारोबार नहीं बंद होगा। जितने भी अवैध काम होते हैं सबकी फंडिंग काले धन से होती है, और काला धन जनरेट हो रहा है, जबरदस्त जनरेट हो रहा है। आप बीच में देखते रह रहे होंगे 500-500 की नोट पकड़ी जाती है, बोरे के बोरे पकड़ी जाती है। अभी जज साहब के यहाँ 500 रुपए के बोरे पकड़े गए थे। कितने नेताओं के यहाँ 500-500 के बोरे पकड़े जाते हैं। आम जनता को 500 रुपए के नोट की जरूरत नहीं। आम जनता तो 100 रुपए बहुत पर्याप्त है। 100 रुपए से ज्यादा कोई पर डे खर्च करता नहीं। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। उनको बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं। जो बड़े हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड है, फिर भी 500 रुपए की नोट चल रही है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए और इस कानून को बदल दिया जाए, काला धन रुक जाएगा, काला धन, काला कारोबार रुक जाएगा। तो ये जो अवैध काम हो रहा है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो घुसपैठ होती है, धर्मांतरण होता है, ये सारे काम रुक जाएंगे। बेनामी लेन देन जब तक नहीं रुकेगा तब तक अवैध काम चलता रहेगा। और बेनामी लेन देन रोकने का एक ही तरीका है, संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए और यूनिक आइडेंटिटी जो आधार नंबर है इसको कॉमन कर दिया जाए। जो आधार नंबर है यही ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो, यही पासपोर्ट का नंबर हो, यही आपके सारे डॉक्यूमेंट का नंबर आधार हो। जब कोई आप कार खरीदो, बाइक खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी सामान खरीदो, 10,000 रुपए से महंगा अगर सामान खरीद रहे हैं, वो आधार में लिंक होता चला जाएगा। बेनामी लेन देन रुक जाएगा। बेनामी लेन देन रुक जाएगा तो भारत में शांति आएगी, अराजकता बंद हो जाएगी। हवाला का कारोबार रोकना पड़ेगा। सारी फंडिंग, खाड़ी देशों की जितनी फंडिंग होती सब हवाला के जरिए आती है। जिहादियों की, मिसरियों की, धर्म मदरसा बनाने की, मस्जिद बनाने की, मजार बनाने की, दरगाह बनाने की जितनी फंडिंग आ रही है, अलगाववादियों की, आतंक, सारी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। हवाला तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। सबसे बड़ा मूल कारण है अवैध काम का, वो है भ्रष्टाचार। ये बचते हैं भ्रष्टाचार के जरिए। पुलिस की जांच गड़बड़ हो जाती है पैसे दे के, जज साहब गलत फैसला दे देते हैं पैसे दे के, गवाह तैयार हो जाते हैं पैसे के दम पे। तो जब तक ये करप्शन अब नहीं बंद होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जब तक भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, झूठा हलफनामा दाखिल करना, झूठी गवाही देना, इसको गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। और झूठा डॉक्यूमेंट बनाना, झूठा आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा डॉक्यूमेंट बनाना और झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तब तक अवैध काम होता रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो 5 महिलाएं, ये 5 लाख महिलाएं रह रही हैं ना, इनके जो 25 लाख बच्चे हैं और 25 लाख इनके नाती पोते हैं, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल इतना काम करिए, ये जो इमिग्रेशन एक्ट है ना, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा है, इस कानून को बदलिए, ऑर्डिनेंस ले आइए, भारत में अवैध रूप से रहने को जघन्य अपराध घोषित करिए। भारत में अवैध रूप से रहने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। केवल अवैध रूप से रहने वालों नहीं, उनके मददगारों के लिए भी वही धारा, यानी जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उनके मददगार हैं, उनकी भी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 10 से 20 साल की सजा के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बाप है ना, वो अपनी बेटी को खुद ही कहेगा, भाई तूने निकाह कर लिया, तू पाकिस्तान जा। भाई उसको भगा देगा, बोले तू जा मेरे घर में ना, नहीं मत रह, नहीं तेरे चक्कर में भी जेल में जाऊंगा, मैं भी सड़ जाऊंगा जेल में। परिवार वाले इनको खुद ही, जितने बच्चे उच्चे हैं सबको लेके इनको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, भारत में इनको पाकिस्तान पहुंचा देंगे। अदरवाइज अगर ये कानून नहीं बदलेगा तो ये सब खेल चलता रहेगा, और खेल चलता रहेगा तो 20 से 25 साल के बाद बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। अभी आप कश्मीर देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद देख रहे हैं, ये आपके मोहल्ले में भी होगा, आपके तहसील में भी होगा, आपके जिले में भी होगा, आपके आसपास भी होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कानूनों को बदलने की मांग करिए। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से।